हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलो बच्चों, करें स्टार्ट। ओके। तो आज बच्चों हम सीए फाउंडेशन का बिजनेस लॉ की क्लास नंबर 7 हम कर रहे हैं, रिवीजन क्लास नंबर 7 में हम चैप्टर नंबर 7 हम रिवाइज करेंगे बच्चों। चैप्टर नंबर 7 है आपका, दैट इज द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बच्चों, अगर मैं इस चैप्टर के अगर वेटेज के बारे में बात करता हूँ, तो इस चैप्टर की जो आपकी वेटेज है वो आपकी जो रहेगी वो 5 to 8 मार्क्स की वेटेज रहती है। इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको करना है बच्चों यहाँ पे। और आई विल ट्राई कि मैं आपको रिवीजन क्लास में सब कुछ आपको रिवाइज प्रॉपर वैसे आपको करवा पाऊँ। ठीक है बच्चों यहाँ पे। तो चलो जी, लेट्स स्टार्ट बच्चों यहाँ पे। दैट इज द रिवीजन क्लास नंबर 7। तो बच्चों यहाँ पर ना जो इसमें बात की गई है, दैट द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज परफॉर्मेंस, कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है तो उसको कैसे परफॉर्म किया जाएगा। ठीक है बच्चों यहाँ पे। तो इसमें हम परफॉर्मेंस की बात करेंगे। तो परफॉर्मेंस से पहले बच्चों दो चीज़ें आपको पता है कि भाई हम यहाँ पर दो पार्टी की बात करते हैं। फर्स्ट वन दैट इज अ प्रोमिसर, सेकंड वन दैट इज अ प्रोमिसी। पता है ना आपको, ये प्रोमिसर होता है, प्रोमिसी होता है। दोनों वादा करते हैं, प्रोमिसर को परफॉर्म करना होता है, प्रोमिसी को भी उसका एक अमाउंट पे करना पड़ता है। दैट्स मीन, तो यहाँ पर बच्चों यहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि ये दोनों आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद बच्चों यहाँ पर कि ऑब्वियस है दोनों को परफॉर्म करना है ना। तो चलो ये सिचुएशन देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर टू सिचुएशन में यहाँ पे अराइज कर रहा हूँ। और फर्स्ट वन कि जो सपोज प्रोमिसर को जो पहले परफॉर्म करना है, प्रोमिसर ने अपनी परफॉर्मेंस कंप्लीट कर दी। सपोज उसको कोई कार देनी थी, उसने कार दे दी। आपने अमाउंट पे करना था, आपने अमाउंट पे कर दिया। लो जी, प्रोमिसी की तरफ से भी परफॉर्मेंस कंप्लीट हो गई। तो यहाँ तो बच्चों दोनों की दोनों पार्टीज क्या हो गई, डिस्चार्ज हो गई, है ना, पढ़ेंगे अभी। लेकिन सेकंड थिंग बच्चों यहाँ पर, प्रोमिसर ने परफॉर्म तो कर दिया, प्रोमिसर ने परफॉर्म कर दिया, लेकिन प्रोमिस ही कहता है ये क्या परफॉर्म किया, मुझे आपकी परफॉर्मेंस पसंद नहीं आई। ठीक है। तो उस केस में जो प्रोमिसी है उसने उसकी परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया कि मुझे आपकी परफॉर्मेंस को एक्सेप्टेड नहीं है। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर ना जो प्रोमिसर और प्रोमिसी अगर दोनों परफॉर्म कर देते हैं, तो दिस इज कॉल्ड, एज पर इसको जो नाम दिया गया, दिस इज कॉल्ड द एक्चुअल परफॉर्मेंस। तुम क्या बोलेंगे बच्चों यहाँ पर, दैट इज द एक्चुअल परफॉर्मेंस। और जहां पर प्रोमिसी परफॉर्म कर देता है, देख लेते हैं आप बच्चों यहाँ पे, प्रोमिसर परफॉर्म, प्रोमिसर परफॉर्म, बट प्रोमिसी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, मतलब उसकी परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। उसने कहा जी आपने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया। तो बच्चों इस केस में याद रखना जो यहाँ पर बताया गया है, अगर वो एक्चुअल परफॉर्मेंस होता है तो यहाँ पर तो क्या हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज, कि कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर वे से यहाँ पर डिस्चार्ज हो चुका है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसमें अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस की जो यहाँ पे नाम दिया गया, यहाँ पे क्या दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, कि प्रोमिस ने परफॉर्म कर दिया बट प्रोमिसी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, दिस इज कॉल्ड द अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। तो नाम दे रहे हैं बच्चों यहाँ पर, दैट्स कॉल्ड द अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। और बच्चों याद रखना, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस में इन जनरल तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है, इन जनरल कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज। लेकिन अगर प्रोमिसर को लगता है कि जी मैंने तो सही से परफॉर्म किया था, तो यहाँ पर इन्होंने पहले से इन जनरल तो कह दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर प्रोमिसर कॉम्पनसेशन लेना चाहे तो वो ले सकता है। प्रोमिसर मे शू फॉर डैमेजेस या मे शू फॉर कॉम्पनसेशन, वो कर सकते हैं हम यहाँ पे। दैट्स बच्चों यहाँ पे बहुत इजी पॉइंट था। एक्चुअल परफॉर्मेंस दोनों पार्टी डिस्चार्ज हो चुकी है, कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका है। ठीक है। सेकंड उन बच्चों यहाँ पर क्या बताया गया कि दैट इज कि अगर अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है तो प्रोमिसर चाहे तो केस फाइल कर सकता है, बट यहाँ पे याद रखना इस केस में बच्चों यहाँ पे प्रोमिस ही नहीं कर सकता। तो सिंपल थिंग मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ पे, प्रोमिसर इज नॉट लाइबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस, क्योंकि उसने परफॉर्म तो किया है ना, तो इसलिए आप यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि उसने परफॉर्म नहीं किया। तो यहाँ पर वो नॉन परफॉर्मेंस के ब्याह पर ऐसे केस फाइल नहीं कर सकता प्रोमिस। ठीक है बच्चों यहाँ पे, तो ये तीन चीज़ें बच्चों यहाँ पे याद रखना। तो कहाँ लिखी गई है, ये जो मैंने आपको बताया, ये जो दोनों पॉइंट थे, वैसे तो ये सेक्शन 37 बताता है, लेकिन जो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस आपका डिफाइन किया गया है, ये सेक्शन नंबर 38 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट
वहाँ पर ये डिफाइन आपका किया गया है, तो जहाँ पे सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे तो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो आपको ये चीज़ इसमें लर्न करनी है जो यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो चलो आप बच्चों इसको नोट्स में देखते हैं, नोट्स में कैसे लिखा गया है। दिस इज योर चैप्टर बच्चों, यहाँ पर चैप्टर नंबर 7 दैट द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और इसे देखो यहाँ पे कैसे यहाँ पे बताया गया कि एज पर सेक्शन 37 द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट आइदर द परफॉर्म दैट द अटेम्प्ट एक्चुअल परफॉर्मेंस और ऑफर टू परफॉर्म। ऑफर का मतलब क्या हो यहाँ पे, दैट इज द अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस their respective promises unless such promise is dispensed with or excused under the provision of the contract or any other law। तो सिंपल बच्चे यहाँ पे क्या कह रहे हैं, या तो ऑफर परफॉर्म करना पड़ेगा या फिर ऑफर टू परफॉर्म करना पड़ेगा। कब तक, अगर वो लॉ के अकॉर्डिंग वो इम्पॉसिबल हो गई या इलीगल हो गई तो अलग बात है, अदरवाइज वो तो परफॉर्म करना ही पड़ेगा। ये साफ साफ यहाँ पे इसका पर्पज यहाँ पे बताया गया है। ठीक है बच्चे, यहाँ पे तो दैट्स योर पॉइंट जो यहाँ पे बताया गया है आपका। सेकंड पॉइंट बच्चे यहाँ पर जो लिया गया, यहाँ पर जो मैंने को मीनिंग लिया है यहाँ पर, दैट द बेसिक रूल, जिसमें फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको लिया है यहाँ पे दैट द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड सेकंड वन ऑफर टू परफॉर्म। क्या क्या नाम लिखते बच्चे यहाँ पे, ऑफर टू परफॉर्म, अटेम्प्ट परफॉर्मेंस, या फिर इसका नाम लिखते बच्चे यहाँ पे टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस। आप इसको टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस भी कह सकते हो। तो बच्चों एक्चुअल में तो क्या होता है, दोनों पार्टीज परफॉर्म कर देती हैं, दैट इज द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट हैज डन बट ही हैड अंडरटेकन टू डू, और आइदर ऑफ द पार्टीज हैव फुलफिल्ड देयर ऑब्लिगेशंस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट विद इन द टाइम एंड इन द मैनर। मतलब जिस भी वे से बताया गया था वहां पे वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो जाता है। ठीक है, और इसमें आप ये कह सकते हो कि बोथ पार्टीज आइदर प्रोमिसर एंड प्रोमिसी बोथ पार्टीज डिस्चार्ज, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वहां पर कंप्लीट हो चुका है, बोथ पार्टीज। दैट्स योर पॉइंट यहाँ पर जो बताया गया है ठीक है जी। देन बच्चों इसके बाद नेक्स्ट वन आता है जी, दैट इज द ऑफर टू परफॉर्म और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस और द टेंडर परफॉर्मेंस। अब इसमें मैंने आपको क्या बताया कि कई बार परफॉर्मेंस बन जाता है, प्रोमिसर ऑफर तो कर देता है लेकिन प्रोमिसर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस, दिस इज कॉल्ड द बच्चों यहाँ पर क्या बोलेंगे इसको हम, अटेम्प्ट परफॉर्मेंस। तो बच्चों उस केस में क्या होगा, ये देखो आपका सेक्शन नंबर 38 आपका यहाँ पर आता है, जिसमें बताया गया है कि इस केस में क्या होगा। तो अल्टीमेटली बच्चों इसमें देखो क्या बताया गया, प्रोमिसर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉन परफॉर्मेंस नोर डज ही हैज लॉस इज राइट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। ना तो वो लाइबल होगा, लेकिन अगर अपना राइट यूज करना चाहता है कि भी मुझे वहां पर केस फाइल करना है तो वो कर सकता है, यहाँ पे वो साफ साफ उसने बता दिया है। तो दिस इज योर पॉइंट बच्चों यहाँ पे जो बताया गया है। ठीक है, बट इसके लिए बच्चों यहाँ पर उसको कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, जो यहाँ पर कंडीशन बताई गई है। किसको करनी पड़ेगी बच्चों यहाँ पे, प्रोमिसर को। मतलब वो अगर कहना चाहता है जी मेरी कोई गलती नहीं थी, तो ऐसा वो कहना चाहता है तो उसको कुछ चीज प्रूव करनी पड़ेगी। और क्या क्या उसको करना पड़ेगा, नंबर वन, इट मस्ट बी अनकंडीशनल, कि सर मैंने तो प्रॉपर टाइम पे काम करके आपको दिया है, प्रॉपर प्लेस पर दिया है। ठीक है, एंड जो गुड्स अगर हम डिलीवर आपको कर रहे हैं तो पार्टी को मौका दे रहे हैं, रीजनल अपॉर्चुनिटी हम दे रहे हैं कि आपको जो गुड्स है आप चेक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ऑफ सीइंग, अपॉर्चुनिटी ऑफ इंस्पेक्शन, कि आप चेक कर लो कि गुड्स मैंने आपको वही वाला दिया है जो आपने ऑर्डर किया था। तो ये बच्चों अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो सेक्शन 38 क्या बोलता है कि प्रोमिसर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस। लेकिन अगर उसको लगता है प्रोमिसर को मैंने सही किया तो नो लॉस राइट, राइट भी लॉस नहीं होगा, वहां पर वो पैसा रिकवर कर सकता है। वही चीज यहाँ पे साफ साफ आपकी बताई गई है। दैट्स योर पॉइंट। ओके, तो बच्चों यही वाला क्वेश्चन ना एग्जाम में कई बार वो आपसे कैसे पूछ लेता है कि डिफाइन द इसेंशियल ऑफ टेंडर। इसेंशियल ऑफ टेंडर, तो बच्चों इसेंशियल ऑफ टेंडर भी आएगा ना, तो आपको यही पॉइंट इसमें डिफाइन करके आपको ये जो ऊपर की लाइन लिखी गई है वो आपको डिफाइन करनी है। सिंपल है बच्चों यहाँ पर, तो यही तीनों पॉइंट आपको इसेंशियल्स में लिखने हैं, या डायरेक्ट अगर 38 के पॉइंट पूछता है तो भी आपको सेम लिखना है, आपको लिख के आना है। ठीक है बच्चों यहाँ पे। अब बच्चों इसके बाद नेक्स्ट वन, अगर मान लो पार्टी अगर मना करती है, तो देखो यहाँ पे क्या बताया गया आपका कि पार्टी अगर मना करती है तो उस केस में क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे जो ध्यान से देखना इसमें क्या वहां पे बताया गया, दैट इज द इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल, सेक्शन 39। तो बहुत इजी पॉइंट है बच्चों यहाँ पे, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। इसको बड़े ध्यान से देखना है कि इसमें क्या चीज़ आपकी बताई गई है। ठीक है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे बताया गया है। तो चलो बच्चों यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा गया इसमें। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39, वेयर व्हेन ए पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट हैज रिफ्यूज टू परफॉर्म और डिसेबल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस इन इट्स एंटायरिटी। देखो मना कर रहा है ना यहाँ पे, कौन मना कर रहा है, पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट मना कर रहा है, प्रोमिसर अब मना कर रहा है, अपोजिट हो गया बच्चों यहाँ पे। पहले केस में प्रोमिसर परफॉर्म कर रहा था, प्रोमिस को एक्सेप्ट नहीं था। सेकंड केस हम क्या ले रहे हैं, प्रोमिसर
मना कर रहा है कि भी मैं परफॉर्म नहीं करूंगा, तो क्वेश्चन इज क्या प्रोमिसी को भी परफॉर्म करने की रिक्वायरमेंट है कि नहीं? बच्चों खाली यहाँ तक नहीं होगा, हम तो सिर्फ क्या बोल रहे हैं, प्रोमिसी को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। हाँ, साथ में वो उससे डैमेजेस भी रिकवर करेगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे रेमेडीज क्या हुई है? अब सेम थिंग बच्चों, अगर मान लो आपसे फीस ले ली गई और हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, तो प्रोमिसर परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो क्या आप लोगों को फीस पे करने की रिक्वायरमेंट है? आंसर इज नो। और साथ में आप हमसे डैमेज भी ले सकते हो। तो अभी सिर्फ किसकी बात की जा रही है कि आपसे फीस नहीं ली जाएगी, तो मतलब आपको भी परफॉर्म, यू आर द प्रोमिसी एंड आपको भी परफॉर्म करने की रिक्वायरमेंट वहां पर नहीं है। दैट्स योर पॉइंट बच्चों, जो यहाँ पर बताया गया है आपका। ठीक है, तो 39 सिर्फ यहाँ पर सिंपल क्या बोलते हैं बच्चों यहाँ पे, तो इसके रिगार्डिंग एक नोट लिख लेते हैं। नोट में हम सेक्शन नंबर 39 डिफाइन कर रहे हैं कि 39 में क्या बताया गया है। और 39 बच्चों यहाँ पर कहता है, इफ प्रोमिसर, पहले प्रोमिसर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट था, लेकिन हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इफ प्रोमिसर रिफ्यूज टू परफॉर्म, रिफ्यूज टू परफॉर्म, प्रोमिसर मना कर रहा है। अब याद रखना, प्रोमिसी के पास मर्जी है, प्रोमिसी में पुट एंड टू कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट को वहां पर फिनिश कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है। दैट्स योर पॉइंट बच्चों, जो यहाँ पर बताया गया। तो दिस इज योर सेक्शन नंबर 39 जो यहाँ पे आपको डिफाइन किया गया। लीजिए बच्चों यहाँ पर, यहाँ तक हमारा बच्चों यहाँ पे एक पार्ट नंबर 1 जो एक सिंपल पॉइंट लेता था, एक बेसिक पॉइंट, वो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब बच्चों इसके बाद नेक्स्ट वन पॉइंट यहाँ पर आपका आता है, दैट इज हु सेल। इसको बच्चों आप अगर परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट के चैप्टर को अगर आप पार्ट वाइज डिवाइड करके पढ़ोगे ना, तो आपको बहुत ईजी वे से आपको समझ में आएगा। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको सेक्शन नंबर 37, 38 और 39 सिर्फ इनको डिफाइन किया बच्चों यहाँ पे। अब इसके बाद जो हम करने वाले हैं, दैट इज हु सेल परफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कौन करे। बच्चों यहाँ पे देखते हैं कि हु सेल परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, तो ऑब्वियसली बच्चों यहाँ पर सबसे पहले किसको परफॉर्म करना पड़ता है, प्रोमिसर को करना पड़ता है, प्रोमिसर हिमसेल्फ। ठीक है, यहाँ पे अगर प्रोमिसर है फिर तो प्रोमिसर ही करेगा। और हो सकता है कि अगर आपने उसका कोई एजेंट अपॉइंट किया हुआ है कि भाई प्रोमिसर खुद नहीं करता है, प्रोमिसर का एजेंट करता है, तो प्रोमिसर का एजेंट भी करेगा, और एजेंट ऑफ प्रोमिसर जो वहां पर परफॉर्म करेगा। तो फर्स्ट वन पॉइंट क्या लिया बच्चों मैंने पे, प्रोमिसर परफॉर्म करेगा या फिर उसका एजेंट परफॉर्म करेगा। ठीक है, सेकेंड थिंग बच्चों यहाँ पर आता है कि अगर इस प्रोमिसर की डेथ हो गई तो क्या होगा, इन केस ऑफ डेथ ऑफ प्रोमिसर, तो क्या उसका लीगल रिप्रेजेंट करेगा नहीं करेगा। क्या, तो क्वेश्चन इज दिस, क्या उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव लाइबल है क्या, किसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव बच्चों यहाँ पर, प्रोमिसर का, ऑफ प्रोमिसर इज लाइबल टू परफॉर्म, क्या उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म करने के लिए लाइबल है या नहीं है। दैट्स पॉइंट। तो बच्चों यहाँ पर ना हम ये नहीं कहेंगे लाइबल है, यहाँ पर हम दो सिचुएशन यहाँ पर हम बनाएंगे। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हम चेक करेंगे कि डिपेंड ऑन द सिचुएशन कि वहाँ पे वो लाइबल होगा या नहीं होगा। और वो बच्चों कैसे हम चेक करेंगे, तो उसने यहाँ पे कहा कि वो चेक करेंगे जो कॉन्टेक्ट किया गया है, जो प्रोमिसर ने कॉन्टेक्ट किया था, क्या उस कॉन्टेक्ट में प्रोमिसर का पर्सनल स्किल इन्वॉल्व था। वो कहता है जी हाँ जी इन्वॉल्व था। तो पर्सनल स्किल ऑफ प्रोमिसर इन्वॉल्व, इन्वॉल्व, या हो सकता है पर्सनल स्किल ऑफ प्रोमिसर इज नॉट इन्वॉल्व, ऑफ प्रोमिसर इज नॉट। वो सिंपल थिंग बच्चों यहाँ पर बताई गई है। अगर मान लो मैं आपको टीच कर रहा हूँ, आई एम द प्रोमिसर, तो ये साथ में मेरा क्या है, ये मेरा एक पर्सनल स्किल है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर मुझे कुछ होता है तो आपको क्या लगता है मेरा लीगल रिप्रेजेंटेटिव आपको पढ़ाएगा, टीच करेगा? जी नहीं, उसके पास तो है ही नहीं है कैपेबिलिटी, तो ये सिर्फ मेरे पास ही था, मेरा पर्सनल स्किल था। तो इस केस में तो बच्चों याद रखना, इस केस में हम साफ साफ कहेंगे कि जहां पर पर्सनल स्किल इन्वॉल्व होता है, तो देन लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज नॉट लाइबल, लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज नॉट लाइबल। और इस केस में जैसे उसकी डेथ होगी, नाउ कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज,
तो यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों यहाँ पर। लेकिन अगर हम सेकंड केस की बात करते हैं कि जहाँ जहाँ पर पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व नहीं होता, फिर तो उस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू किया जा सकता है ना। तो इस केस में हम बोलते हैं नाउ लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज लाइबल टू परफॉर्म। लीगल रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ पर परफॉर्म करना पड़ेगा, इट्स कंपल्सरी। दैट्स योर पॉइंट बच्चों, जो यहाँ पे बताया गया है कि किस केस में लीगल रिप्रेजेंटेटिव लाइबल होगा या नहीं होगा। ठीक है यहाँ पे। तो थर्ड पॉइंट, सेकंड पॉइंट में क्या बताया आपको, लीगल रिप्रेजेंटेटिव की लाइबिलिटी कब आती है। तीसरा पॉइंट बच्चों यहाँ पे वो कहता है कॉन्ट्रैक्ट प्रोमिशन ने किया है, लेकिन क्या थर्ड पार्टी भी लाइबल हो सकती है, नहीं हो सकती है। बच्चों थर्ड पार्टी का मतलब क्या है, दैट्स द स्ट्रेंजर। तो बच्चों स्ट्रेंजर कब कब लाइबल होता है, ये मैं आपको कंसिडरेशन के चैप्टर में वो डिटेल में आपको वहाँ पे बता चुका हूँ कि कब कब वहाँ पे वो लाइबल हो सकता है। ठीक है, तो वहीं से आपको उसको फॉलो करना है कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको वहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे तो सिंपल ऐसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैंने वहाँ पे डिटेल आपको डिटेल में कराया था वहाँ पे चैप्टर 3 में कंसिडरेशन में। अल्टीमेटली वहाँ पे जहाँ-जहाँ पे लायबल था, तो ऑब्वियसली वहाँ पे प्रोमिसर के बिहाफ़ पर वहाँ पर कौन लायबल हो रहा था? वहाँ पर स्ट्रेंजर वहाँ पे लायबल होता था, थर्ड पार्टी वहाँ पे लायबल होती थी। सोचिए एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकता है हू शैल लायबल टू परफॉर्म, तो आप उसमें क्या लिखोगे? फर्स्ट वन प्रोमिसर लायबल हो सकता है। अगर एजेंट अपॉइंट किया गया तो एजेंट लायबल होगा उसको परफॉर्म करने के लिए। थर्ड वन लीगल रिप्रेजेंटेटिव कब लायबल होगा? अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में प्रोमिसर का पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व्ड नहीं होता है। एंड फोर्थ पॉइंट बच्चों वहाँ पर आता है दैट इज़ कि स्ट्रेंजर भी वहाँ पर लायबल हो सकता है। दैट्स योर पॉइंट बच्चों। ईज़ी पॉइंट था बच्चों यहाँ पर। तो चलो आओ, यहाँ पर भी हमने बच्चों यहाँ पर एक पोर्शन और कंप्लीट कर लिया है। हू शैल परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पर हमारा एक पोर्शन और कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब तीसरा जो बच्चों यहाँ पर आता है, जो थर्ड पोर्शन मैं आपको कराने वाला हूँ, वो थर्ड पोर्शन क्या है, ध्यान सुनना। और एग्जाम में वो केस स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो इसको मैं यूनिट 3 करके नाम दे देता हूँ, एंड इम्पोर्टेंट फॉर केस स्टडी। एग्जाम में इसके लिए केस स्टडी आपसे पूछ सकता है, याद रखना। ठीक है? और बच्चों वो थर्ड वन है दैट इज द जॉइंट प्रॉमिस। जॉइंट प्रॉमिस करते हैं, फिर मैं आपको बुक में से दोनों यूनिट 2 और यूनिट 3 जो मैंने आपको बताई है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, तो वो फिर हम उसके अकॉर्डिंग उसको रिवाइज करेंगे कि आपके नोट्स में कैसे वहाँ पर लिखा गया है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे तो बच्चों यहाँ पर यूनिट नंबर जो 3 आपको दी गई है, जॉइंट प्रॉमिस में क्या आपका होता है कि जहाँ पर अभी तक हम क्या पढ़ते थे बच्चों यहाँ पे कि एक ही प्रॉमिसर होता था, एक ही प्रॉमिस ही होता था। लेकिन अगर मान लो बच्चों कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो जहाँ पर एक से ज़्यादा प्रॉमिसर है, मोर देन वन प्रॉमिस एंड मोर देन वन प्रॉमिसर। ठीक है जी, यहाँ पे तो मोर देन वन प्रोमिसर एंड मोर देन वन प्रोमिसी। तो बच्चों इस केस में हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर उन्होंने इसके रिगार्डिंग यहाँ पे बताया हुआ है बच्चों यहाँ पर। तो इसमें सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों यहाँ पर। मान लो हम तीन पार्टी यहाँ पर लेते हैं, ए बी एंड सी, और एक पर्सन है बच्चों यहाँ पे डी। ये डी क्या करता है, ये लोन देता है। लोन का अमाउंट है ₹10,000, 10,000 रुपये का लोन है। अब यहाँ पर ये जो सॉरी 30 ले लेते हैं, चलो 30,000 का लोन है। और ये जो ए बी और सी है, ये इस लोन को डिवाइड कर लेते हैं, ये 10,000 रुपीज़ ले लेते हैं। तो बच्चों अगर आप इस एग्जाम्पल में देखोगे तो प्रोमिसर कितने हो गए, एक से ज़्यादा प्रोमिसर वहाँ पर हो गए। तो इन सबको बच्चों मिला के हम क्या बोलेंगे, दैट्स कॉल्ड द जॉइंट प्रोमिसर। तो इस पूरे एग्जाम्पल बच्चों इनकी लायबिलिटी की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इनकी यहाँ पर लायबिलिटी क्या रहेगी। क्या ये सब अलग अलग 10,000 रुपये की लायबल है, मतलब क्या डी ए बी सी से अलग अलग 10,000 रुपीज़ रिकवर करेगा, या उनसे मिला के 30,000 रुपीज़ रिकवर करेगा, या किसी एक से 30,000 रुपये रिकवर कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो ये सब चीज़ें आपको इस जॉइंट प्रॉमिस यूनिट नंबर 3 में आपको बताई गई है। मैं वन बाय वन आपको यहाँ बस पॉइंट लिखवाता हुआ चलूंगा, जिससे आपको इसका एक रिवीजन हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ के अंदर आती है। तो फर्स्ट पॉइंट बच्चों यहाँ पर आता है, दैट्स कॉल्ड द लायबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिसर्स इज जॉइंट एंड सेवरल। दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट बच्चों यहाँ पर कि जो उनकी लायबिलिटी यहाँ पर रहती है, जॉइंट एंड सेवरल। जॉइंट एंड सेवरल का मतलब क्या हो बच्चों यहाँ पे कि जो डी है ना प्रोमिसी, वो तीनों के साथ, तीनों से एक साथ भी पैसा मांग सकता है, किसी एक से भी पूरा पैसा मांग सकता है। ठीक है, तो मतलब दोनों ऑप्शन यहाँ पर इसको दे दी गई है। प्रोमिसी को जॉइंट भी कर सकता है और सेवरल भी वो कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट पर भी बच्चों यहाँ पर इफ प्रोमिसी
इफ प्रोमिसी रिकवर फुल अमाउंट फ्रॉम वन ऑफ ज्वाइंट प्रोमिसर्स, अगर उसने सेवरली वाली पावर यूज करते हुए किसी एक से अगर पूरा पैसा ले लिया, नाउ सच प्रोमिसर नाउ सच प्रोमिसर कैन रिकवर contribution फ्रॉम अदर ज्वाइंट प्रोमिसर। तो वो बाकी ज्वाइंट प्रोमिसर से अमाउंट रिकवर कर सकता है। दैट्स योर पॉइंट बच्चों, फ्रॉम अदर ज्वाइंट प्रोमिसर। दिस इज योर पॉइंट नंबर बी बच्चों यहाँ पे। ठीक है यहाँ पे। एंड पॉइंट नंबर सी बच्चों यहाँ पर आता है आपका, और पॉइंट नंबर सी ध्यान सुनना, इन केस ऑफ डेथ ऑफ एनी ज्वाइंट प्रोमिसर, तो देन हाँ जी क्या होगा, ये तो कोई पर्सनल स्किल नहीं है ना, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव सेल लाइबल टू पे अमाउंट, उस अमाउंट को पे करने के लिए वो लाइबल वहाँ पे रहेगा। ठीक है बच्चों, तो बहुत सिंपल पॉइंट बच्चों, इजी पॉइंट लिया मैंने यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट क्या लिया मैंने यहाँ पे, कि उनकी जो लाइबिलिटी रहेगी वो जॉइंट एंड सेवरल रहेगी। सेकंड पॉइंट में यहाँ पे आपको बताया बच्चों यहाँ पर कि अगर एक जॉइंट प्रोमिसर ने पूरा अमाउंट पे कर दिया, तो बाकी जॉइंट प्रोमिसर से वो क्या कर सकता है, जो भी उनके नाम का अमाउंट पे किया गया है ना, तो उनसे वो कॉन्ट्रीब्यूशन रिकवर हम कर सकते हैं। एंड तीसरा पॉइंट जो बच्चों में आपको थर्ड पॉइंट बताया है, दैट इज कि अगर जॉइंट प्रोमिसर की डेथ हो गई तो उसका लीगल रिप्रेजेंट यहाँ पे लाइबल रहेगा। रीजन, क्योंकि ये कोई पर्सनल स्किल नहीं है। ठीक है। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे दो पॉइंट और बताए गए हैं जो जॉइंट प्रोमिसर के बताए गए हैं। पॉइंट नंबर डी आपका यहाँ पर आता है कि अगर प्रोमिसी क्या कहता है, एक पर्सन से वादा कर देता है, एक जॉइंट प्रोमिसर से कहता है कि चलो ठीक है मैं तुमसे पैसा नहीं मांगूंगा, क्या बाकी ज्वाइंट प्रोमिस रिलीज हो गए, तो आंसर इज नो। तो बाकी से भी वो फुल अमाउंट वहां पे रिकवर कर सकता है। तो दैट्स योर पॉइंट बच्चे यहाँ पर, इफ प्रोमिसी रिलीज वन ज्वाइंट प्रोमिसर, अगर वो एक ज्वाइंट प्रोमिसर को रिलीज करता है, तो देन अदर ज्वाइंट प्रोमिसर इज लाइबल फॉर फुल अमाउंट टू द प्रोमिसी। तो वो फिर भी पूरे अमाउंट के लिए वो लाइबल रहेंगे। अब बच्चों जिसने अमाउंट पे किया, याद रखना, इसी के साथ पॉइंट ले रहा हूँ, ये पॉइंट ई जो पॉइंट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, इफ वन ज्वाइंट प्रोमिसर पेड full amount, then such joint promisor can recover contribution from other joint promisor, including released joint promisor। That's your point। इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है आपको ना, इजी है ना। क्या बताया मैंने आपको, अगर एक प्रोमिस रिलीज कर भी देगा ना किसी पार्टनर को, मतलब किसी प्रोमिसर को, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो इसका मतलब वो नहीं है कि वो रिलीज हो गया, वो रिलीज नहीं हुआ, तो उस केस में उसकी लाइबिलिटी बिल्कुल सेम वैसे चलती रहेगी जैसे पहले चल रही थी। बस एक डिफरेंस ये रहेगा, प्रोमिसर बाकी ज्वाइंट प्रोमिसर से लेगा, और जो ज्वाइंट प्रोमिसर जिसने अमाउंट पे किया है, वो उस पार्टनर से, उस प्रोमिसर से अमाउंट रिकवर कर सकता है। तो ये जो दोनों टॉपिक बच्चों यहाँ पर आते हैं, जो पॉइंट नंबर डी एंड ई मैंने लिखा है, ये किस चीज के रिगार्डिंग बात करते हैं, दैट्स कॉल्ड रिलीज। रिलीज। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों यहाँ पर, जो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बताया गया, ध्यान सुना पॉइंट, इसके बाद क्या आएगा, पॉइंट नंबर एफ, लास्ट पॉइंट ऑफ ज्वाइंट प्रॉमिस। और पॉइंट नंबर एफ कहते हैं बच्चों, मान लो
प्रोमिसर ने तो किसी एक प्रोमिसर से पैसा ले लिया। अब जो प्रोमिसर है वो पैसा रिकवर कर रहा है, बाकी जॉइंट प्रोमिसर से पैसा रिकवर कर रहा है। उसमें से एक जॉइंट प्रोमिसर का पता चला जी ये तो पैसा दे ही नहीं पाएगा। तो मतलब वो नहीं दे पाया, लॉस हो गया। अब क्वेश्चन ये बच्चों यहाँ पे, ये लॉस बियर कौन करेगा? तो वैसे बच्चों यहाँ पे याद रखना, ये जो लॉस होगा ना, अदर जॉइंट प्रोमिसर, अदर जॉइंट प्रोमिसर्स मस्ट बियर लॉस किस रेशियो में रहेगा बच्चों? ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों यहाँ पे याद रखना। चाहे उनके बीच में कोई भी रेशियो फिक्स हुआ हो, चाहे वो कोई एग्रीड रेशियो, कुछ भी एनीथिंग हुआ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब भी कोई लॉस यहाँ पर होगा तो उस लॉस के लिए हिसाब से क्या बोला गया? अदर जॉइंट प्रोमिसर मस्ट बियर द लॉस इन इक्वल रेशियो। तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना बच्चों यहाँ पे। ये सिर्फ इक्वल रेशियो किस चीज में वर्ड आएगा? लॉसेज में। कि अगर कोई लॉस हुआ है, कोई अगर पार्ट प्रोमिसर है वो पैसा नहीं दे पा रहा है, लॉस हो चुका है, तो उस रेशियो को बाकी जो प्रोमिसर है वो हमेशा इक्वल रेशियो में डिवाइड करेंगे। इट्स कंपलसरी। तो यहाँ पे तो ये बच्चों इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाती है, तो इस पॉइंट को आप प्रॉपर वे से करोगे। तो दिस इज योर टॉपिक, दिस इज द यूनिट नंबर 3। एक तरह से बच्चों यहाँ पर ये कौन सी टॉपिक था? दैट्स कॉल्ड द ज्वाइंट प्रोमिस। ठीक है, यहाँ पे दैट्स कॉल्ड द ज्वाइंट प्रोमिस। हमने यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट कर लिया बच्चों। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको सबको समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो दिस इज द यूनिट नंबर 3 बच्चों यहाँ पे। अब बच्चों इसके बाद नेक्स्ट वन, इसके बाद हम क्या करने वाले हैं? नेक्स्ट टॉपिक बच्चों यहाँ पर मैं इसको डिवाइड करूँ नेक्स्ट टॉपिक को एट द यूनिट नंबर 4 करके, क्योंकि चैप्टर बच्चों इंपॉर्टेंट है, तो इसको यूनिट वाइज पढ़ोगे तो उतना ही आपको इतनी जल्दी याद होगा वहाँ पे। तो बच्चों यूनिट नंबर 4 में मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि जो कॉन्टेक्ट किया गया है उसको परफॉर्म कब तक करना है। टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। टाइम एंड द प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। अब जो टाइम एंड प्लेस मतलब यहाँ पे मैं इस चैप्टर में, इस यूनिट नंबर 4 में दो टॉपिक यहाँ पे बात करूंगा कि भाई अगर टाइम पीरियड बता दिया गया था कि आपको एक कॉन्टेंट कब तक परफॉर्म करना है, ऐसा टॉपिक बच्चों आप वहाँ पे भी कर चुकी हो, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में भी आता था। अब यहाँ भी हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर टॉपिक टाइम ऑफ परफॉर्मेंस, और यहाँ पर ले रहा हूँ डेट इज द प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। अब जो टाइम में, अब यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं। अगर टाइम पीरियड गिवन नहीं है, आपने कोई टाइम पीरियड वहां पर नहीं बताया था कि आपको कब तक परफॉर्म करना है, ठीक है, तो उस केस में जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए, तो आपको सबको पता है एक रीजनेबल टाइम में हो जानी चाहिए। अगर कोई टाइम पीरियड स्पेसिफाई नहीं किया गया था, ठीक है, और बच्चों अगर वहां पे टाइम स्पेसिफाई किया गया था, ठीक है, तो साफ साफ बोला गया कि आपको गिवन टाइम में ही परफॉर्म करना पड़ेगा, बट वर्किंग डे होना चाहिए, मतलब वर्किंग हार्स में वो होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई गुड्स है हम रात को 12 बजे मंगवा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वहां पर वो उसके अकॉर्डिंग वर्किंग हार्स में आप उससे गुड्स वहां पे मंगवाओगे। ठीक है, अब इसमें बच्चों यहाँ पर टाइम में ना दो चीज़ यहाँ पर बताई गई। ठीक है, दो चीज़ें क्या बताई गई? विद एप्लीकेशन, बाय प्रोमिसी, विदाउट एप्लीकेशन। अब जो ये विद एप्लीकेशन क्या होता है, विदाउट एप्लीकेशन क्या होता है, ये पॉइंट ध्यान सुनना है। तो बच्चों विद एप्लीकेशन का मतलब है कि भाई एक डे तो बता दिया गया कि सपोज गुड्स आज आने वाला है, लेकिन ये नहीं बताया कि कितने बजे आने वाला है। प्रोमिसी चाहता है कि भाई गुड्स ना 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में ही आए, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? विद एप्लीकेशन। प्रोमिसी क्या चाहता है कि गुड्स 11 से 12 के बीच में आए। लेकिन विदाउट एप्लीकेशन का मतलब क्या है यहाँ पे? कि गुड्स के लिए कोई टाइम नहीं बताया गया, बस डे बता दिया गया किस दिन आएगा। अब बच्चों यहाँ पर तो अगर कुछ बताया ही नहीं है, फिर तो एनी टाइम, कोई आप एप्लीकेशन देना नहीं चाहते तो वहां पर तो हम क्या लिखेंगे? एनी टाइम, बट ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स वो आना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे प्रोमिसी अगर करता है ना बच्चों, यहाँ पे याद रखना, तो इस चीज़ के लिए कौन अप्लाई करेगा? मैंने लिख भी दिया ऊपर, प्रोमिसी मस्ट अप्लाई। अगर प्रोमिसी चाहता है कितने से इतने आना चाहिए, तो प्रोमिसी को ही ये चीज़ अप्लाई करनी पड़ेगी। प्रोमिसर को वो कहेगा कि सर गुड्स 11 से 12 या जो भी टाइम आप देना चाहते हो उस टाइम में वो गुड्स आना चाहिए, तभी हम उस चीज़ को वैलिड वहाँ पर कहेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर साफ साफ उन्होंने बता दिया। तो दैट्स योर पॉइंट बच्चों, यहाँ पर जो बताया गया है कि टाइम एंड प्लेस ऑफ द परफॉर्मेंस में क्या क्या चीज़ें आपके यहाँ पर आएंगी। तो टाइम वाला टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया बच्चों यहाँ पर। तो टाइम ही क्या किया? अगर टाइम पीरियड गिवन नहीं था तो रीजनेबल टाइम में करना पड़ेगा। टाइम पीरियड गिवन है तो वर्किंग हावर्स में आपको परफॉर्म करना पड़ेगा।
और अगर प्रोमिसी चाहता है कि ये गुड्स और भी मतलब इस पार्टिकुलर टाइम पे आना चाहिए, तो वो उसके लिए विद एप्लीकेशन मतलब एक एप्लीकेशन एक रिक्वेस्ट करेगा इसको प्रोमिसर, ठीक है। अदरवाइज प्रोमिसर किसी भी टाइम पर गुड्स को दे सकता है विदाउट एनी एप्लीकेशन एंड ड्यूरिंग द वर्किंग आवर। दैट्स योर पॉइंट, ठीक है। अब जो सिंपल थिंग है, प्लेस, अगर प्लेस स्पेसिफाइड है फिर तो उसी टाइम पे होना चाहिए, प्रॉपर प्लेस पे ही गुड्स को डिलीवर होना चाहिए, ठीक है। और अगर गुड्स स्पेसिफाइड नहीं है, सॉरी प्लेस स्पेसिफाइड नहीं है कि कहाँ पर होगा, तो उस केस में यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया कि भाई उस केस में ड्यूटी ऑफ प्रोमिसर, ड्यूटी ऑफ प्रोमिसर टू आस्क अबाउट प्लेस, कि वहां पर वो उसको प्लेस के बारे में हमसे पूछेगा कि भाई आपको सर ये गुड्स डिलीवर कहाँ पर करवाना है। दिस इज योर बच्चों यहाँ पर यूनिट नंबर 4 यहाँ पर बताई गई है कि इसमें क्या क्या चीजें आपके यहाँ पर आएंगी। दैट्स योर पॉइंट, ठीक है। तो एक काम करते हैं बच्चों, पहले यहाँ तक जो मैंने आपको बताया है फटाफट एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। यूनिट नंबर 2, फर्स्ट यूनिट बच्चों क्या बताया मैंने आपको, सिंपल से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट यूनिट में मैंने आपको लिख भी देता हूँ मैं यहाँ पे, इसको मैं यूनिट नंबर 1 ट्रीट करके चल रहा हूँ, ठीक है। जिसमें मैंने आपको सेक्शन नंबर 37, 38 एंड 39 ये 3 सेक्शन मैंने आपको करवाए। सेकंड यूनिट में जो आपको मैंने यहाँ पर करवाया बच्चों, यहाँ पर सेकंड यूनिट क्या आया, हु सेल परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इसको मैं यूनिट नंबर 2 दे देता हूँ, जिसमें प्रोमिसर परफॉर्म कर सकता है, एजेंट कर सकता है, थर्ड पार्टी करेगी, लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है, ठीक है। थर्ड यूनिट में बच्चों यहाँ पे मैंने जॉइंट प्रॉमिस आपको बताई, जॉइंट प्रॉमिस क्या होता है। एंड फोर्थ यूनिट बच्चों मैंने आपको बताई कि टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात हमने की है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे तो चलो आप लोग एक काम करते हैं, पहले यहाँ तक इसको रीड करते हैं कि जो जो यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या लिखा गया कि दैट इज द सेक्शन नंबर अकॉर्डिंग टू द सेक्शन, ये तो हो गया ना बच्चों यहाँ पे, सॉरी यहाँ से हमें करना है सेक्शन 40 हमें करना है, ठीक है? हाँ जी, तो बच्चों यहाँ पर सेक्शन नंबर, यहाँ से हमें करना है, दैट इज सेक्शन नंबर 40, ठीक है। और बच्चों सेक्शन नंबर 40 में यहाँ पे क्या बताया गया, कौन कौन परफॉर्म करेगा, तो फर्स्ट वन क्या लिया गया, प्रोमिसर हिमसेल्फ। तो प्रोमिसर हिमसेल्फ मैंने आपको बता दिया कि प्रोमिसर हिमसेल्फ में क्या होगा, दैट्स द पॉइंट, ठीक है। सेकंड बच्चों यहाँ पे क्या लिया गया, एजेंट भी कर सकता है अगर एजेंट को वहाँ पे अलाउड किया गया है। थर्ड वन लीगल रिप्रेजेंटेटिव, बच्चों यहाँ पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव को क्या लिखा गया साफ साफ, अगर कोई पर्सन के लिए इन्वॉल्व है फिर तो वो कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड, जैसी प्रोमिसर डेथ हुई है कम्स टू एन एंड, तो ये जरूर बच्चों आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा लीगल रिप्रेजेंटेटिव में, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ नहीं था तो फिर देन प्रोमिसरी लीगल रिप्रेजेंटेटिव लाइबल। एंड लास्ट में जो क्या बताया गया, थर्ड पर्सन कि प्रोमिसी अगर प्रोमिस जो किया गया है पर हम थर्ड पर्सन से एक्सेप्ट करना चाहता है, कर लेता है, तो ही कैन नॉट आफ्टरवर्ड्स एनफोर्स इट अगेंस्ट द प्रोमिसर। ये सेम थिंग बच्चों यहाँ पर ये हमने चैप्टर नंबर कंसिडरेशन में आपको बताया किया हुआ है अपने। अब इसके बाद बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है दैट्स कॉल्ड जॉइंट प्रॉमिस, तो ये भी मैंने आपको बताया आपको, ठीक है। इसमें बच्चों ये पूरा आप यहाँ से पढ़ोगे, देखो क्या क्या लिखा गया। डीवोल्यूशन का मतलब क्या होता है बच्चों यहाँ पर, दैट इज द ट्रांसफर लाइबिलिटी टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को लाइब्रेरी ट्रांसफर की जा रही है आफ्टर डेथ ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिसर की डेथ के बाद उसकी जो लाइब्रेरी है वो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो ट्रांसफर की जाती है उसके रिगार्डिंग क्या बोलते हैं बच्चों, डिवोल्यूशन। तो देखो क्या लिखा गया बच्चों यहाँ पे, एनी वन, पैरोल की बात आ गई ना, एनी वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर मे बी कंपेल, प्रोमिस जो है किसी एक से पैसा वहाँ पे मांग सकता है, एंड देन फिर जिस प्रोमिस ने किया है तो वो कंपेल कर सकता है बाकी प्रोमिसर को कि आपको कॉन्ट्रीब्यूशन पे करना पड़ेगा। और अगर कोई लॉस होता है बच्चों यहाँ पे, तो लॉस मस्ट बियर ऑलवेज इन द इक्वल शेयर, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया बच्चों यहाँ पे, ऑलवेज इन द इक्वल रेशियो, ठीक है। और ये मैंने आपको बताया कि अगर एक पार्टनर को एक प्रोमिसर को रिलीज कर दिया तो दैट्स नॉट मीन कि बाकी रिलीज हो जाएंगे, तो बाकी फ्री नहीं होंगे, बाकी को अमाउंट पे करना पड़ेगा, इट्स कंपल्सरी। सेम थिंग बच्चों, प्रोमिसी का भी राइट, अगर एक से ज़्यादा प्रोमिसी होते हैं तो वो भी अपना राइट यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ से उसे पैसा मांगेंगे जॉइंट एंड सेवरल, ठीक है बच्चों यहाँ पे।
फिर बच्चों इसके बाद हमने टाइम एंड प्लेस का किया। देखो टाइम फॉर परफॉर्मेंस साफ साफ बता दिया गया कि अगर टाइम पीरियड गिवन नहीं है तो देन द विद इन रीजनेबल टाइम, और टाइम पीरियड गिवन था बट विदाउट एप्लीकेशन है, फिर तो किसमें करना पड़ता है बच्चों, विदाउट एप्लीकेशन है तो सच डे एंड फर्स्ट वन जो भी यूजुअल हावर्स जो भी वर्किंग आवर्स बनेंगे तो उस टाइम परफॉर्म करना पड़ेगा। लेकिन अगर प्रॉपर एप्लीकेशन देना चाहते हैं तो देखो क्या लिखा गया, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ प्रोमिसी, प्रोमिसी की ड्यूटी टू अप्लाई फॉर द परफॉर्मेंस। सेम थिंग मुझे यहाँ पे प्लेस फिक्स कर दिया है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज इट इज़ द ड्यूटी ऑफ प्रोमिसर टू अप्लाई फॉर द प्रोमिसी। तो दैट्स योर पॉइंट, यहाँ पे जो आपका दिया गया है। तो हमने यहाँ तक अभी तक कंप्लीट कर लिया है। दैट्स को सेक्शन नंबर 50 तक आपका कंप्लीट हो गया। अब बच्चों इसके बाद अगर देखते हैं तो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में एक टॉपिक और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका है, दैट्स कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रॉमिस। कि रेसिप्रोकल क्या होता है ये अब हम करेंगे बच्चों यहाँ पे। ये पूरा रेसिप्रोकल टॉपिक है आपका जो हम यहाँ पे करने वाले हैं। एंड देन अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट एंड लास्ट टॉपिक डेट द असाइनमेंट एंड सक्सेशन का डिफरेंस। बच्चों ये तीनों टॉपिक आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना इसमें, ठीक है। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलो जी आप करते हैं। दैट्स कॉल्ड द रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होता है आपका। रेसिप्रोकल प्रॉमिस हम किसको, तो कॉपी पर लिखो बच्चों यहाँ पर, दैट इज द रेसिप्रोकल प्रॉमिस। इसको मैंने नाम दे दिया तो मैं यहाँ पे यूनिट 5, आपको टॉपिक याद रहेंगे यूनिट 5। और यूनिट 5 का बच्चों यहाँ पे हेडिंग रहेगा, दैट्स कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रॉमिस। ये जो टॉपिक है ना रेसिप्रोकल, नाम से लग रहा हो कि सर ये रेसिप्रोकल क्या होता है, तो कुछ नहीं है बच्चों, ये कोई नया टॉपिक नहीं है। मुझे बताओ, दो पार्टी होती है, एक प्रोमिसर होता है एक प्रोमिसी होता है। प्रोमिसर वादा करता है जी मैं आपको अपनी सर्विस दूंगा, प्रोमिसी भी तो वादा करता होगा ना कुछ, वो क्या वादा करता है, वो प्रोमिस करता है कि सर जो भी आपका अमाउंट बनता है वो मैं आपको अमाउंट पे करूंगा। तो मतलब सिंपल बच्चों यहाँ पर अगर मैं वर्ड लेता हूँ तो यहाँ पर एक लाइन यहाँ पे बोली गई है कि प्रोमिस के बदले क्या दिया जा रहा है, प्रोमिस दिया जा रहा है। तो जहाँ पर प्रोमिस के बदले आपको प्रोमिस मिलता है ना, उसी को ही नाम क्या बोला जाता है, दैट्स कॉल्ड द रेसिप्रोकल प्रोमिस। तो कोई नया टॉपिक नहीं है बच्चों यहाँ पर, तो सिंपल वे से कह रहा है जहां पर प्रोमिस के बदले प्रोमिस होगा ना, दिस इज कॉल्ड द रेसिप्रोकल प्रोमिस। इजी था बच्चों यहाँ पर। तो सेम थिंग यहाँ पर हम कह सकते हो, यहाँ पर क्या बोलेंगे हम कि जहां पर कंसिडरेशन पास किया जाता है, पास कंसिडरेशन बिटवीन ईच अदर, एक दूसरे को जो कंसिडरेशन पास किया जाता है ना, उसी को ही रेसिप्रोकल प्रॉमिस वहाँ पे कहा जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे उसी को हम रेसिप्रोकल प्रॉमिस कहें। अब बच्चों यहाँ पर इसके रिगार्डिंग बात करते हैं तो किस सेक्शन में, अब इसके जो सेक्शन यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं, सेक्शन नंबर 51 से लेकर 58 आपके यहाँ पर कवर किए गए हैं। अभी 51 टू 58 क्या कहते हैं बच्चों यहाँ पे, अब इस टॉपिक को बड़े ध्यान से सुनना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इजी टॉपिक है, ठीक है, एग्जाम में आपसे पूछ भी सकता है। तो बच्चों इसमें जो सेक्शन नंबर 50A1 क्या कहता है कि अगर मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा किया गया है, मतलब सेम थिंग रेसिप्रोकल प्रॉमिस ऐसा किया गया है कि जहां पर दोनों पार्टीज को एक साथ परफॉर्म करना है, ठीक है, तो दोनों को एक साथ परफॉर्म करना है, तो इसमें साफ साफ क्या बोला गया, प्रोमिसर सेल नॉट परफॉर्म, प्रोमिसर सेल नॉट परफॉर्म अनलेस प्रोमिसी परफॉर्म। सिंपल थिंग है, जब दोनों को एक साथ परफॉर्म करना है तो यहाँ पर साफ साफ क्या बोल दिया गया कि प्रोमिसर तब तक परफॉर्म नहीं करेगा जब तक प्रोमिसी परफॉर्म नहीं कर देता। तो जैसे बच्चे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल कुछ आप कैश में कुछ खरीदते हो, कैश परचेज कैश सेल है ना, तो उसमें क्या होता है कि ऑन द स्पॉट दोनों पार्टीज एक साथ परफॉर्म करती हैं। तो दैट्स कॉल, तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, इमीडिएटली वहाँ पे डिस्चार्ज हो जाएगा। दिस इज योर सेक्शन नंबर 51, जिसमें सिर्फ एक पॉइंट वहाँ पे बताया गया कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा किया गया है जो साइमल्टेनियसली वहाँ पे परफॉर्म करना है, तो दिस इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे बच्चों वहाँ पे कि वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर जो सेक्शन नंबर 52 आपका आता है, वो अल्टीमेटली इसका अपोजिट है। वो कहता है जी मान लो कॉन्ट्रैक्ट अभी एक साथ परफॉर्म नहीं करना तो क्या होगा, तो उन्होंने कहा जी ठीक है फिर एक काम करो, ऑर्डर परफॉर्मेंस डिसाइड कर लो। ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस, किस चीज़ की ऑर्डर परफॉर्मेंस, तो वो कह रहा है जी ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस में क्या डिसाइड करो कि पहले कौन परफॉर्म करेगा।
उन्होंने कहा कि पहले कौन करेगा, तो इसके लिए साफ साफ आप बता दो, पहले ही डिसाइड कर लो, एक्सप्रेसली प्रोवाइड इन एग्रीमेंट आइदर इन ओरल और इन रिटर्न, कि पहले नंबर पे किसको परफॉर्म करना होता है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे क्या कह दिया गया है कि भाई साफ साफ आप ये चीज एक्सेप्ट कर लो कि किसको पहले परफॉर्म करना है। इफ, अगर आपने ऐसा नहीं किया, अगर आपने ये एक्सेप्ट नहीं किया कि पहले नंबर पे प्रोमिसर करेगा परफॉर्म या फिर प्रोमिस ही करेगा, अगर ऐसा कुछ भी डिसाइड नहीं किया गया, इफ नॉट एक्सप्रेसली प्रोवाइड इन द एग्रीमेंट, तो यहाँ पर साफ साफ कह दिया गया बच्चों यहाँ पर, देन डिपेंड्स ऑन, कि पहले नंबर पे कौन परफॉर्म करेगा, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, कि पहले नंबर पे किसको परफॉर्म करना पड़ता है, ये उस ट्रांजेक्शन्स के नेचर पर डिपेंड करेगा कि वहां पे क्या क्या चीजें वहां पे बताई गई है। दैट्स योर पॉइंट बच्चों, यहाँ पर दिस इज योर सेक्शन नंबर 52, कि जहां पर वो परफॉर्मेंस की बात करता है। अगर दोनों को देखो एक साथ करना है तो 51 पे जाएगा, एक ही टाइम पे दोनों परफॉर्म नहीं करेंगे, तो वहाँ पे क्या कहा उन्होंने, एक्सप्रेसली प्रोवाइड कर दो कि पहले प्रोमिसर करना चाहिए, प्रोमिसर करना चाहिए। अगर उन्होंने वो भी डिसाइड नहीं किया, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन डिपेंड करेगा कि किसको पहले नंबर पे परफॉर्म करना पड़ेगा। दैट्स योर पॉइंट बच्चों, तो बताया गया है। ठीक है जी, तो दिस इज योर बच्चों यहाँ पे सेक्शन नंबर 52 हो गया। अब जो इसके बाद नेक्स्ट वन आते हैं जी 53, तो बहुत इजी पॉइंट बच्चों यहाँ पे 53 क्या कहता है यहाँ पर, पार्टी वन पार्टी टू, तो ही ले रहे ना, प्रोमिसर है प्रोमिसर भी कह सकते हो, दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन ये जो पार्टी वन है ना बच्चों यहाँ पे, पार्टी टू को काम करने ही नहीं दे रही है, उसको रोका जा रहा है बार बार। सिंपल है ना बच्चों, यहाँ पे ब्रीच किया जा रहा है कह सकते हैं। एक पार्टी टू है और वो काम करना चाहती है, लेकिन पार्टी वन उसको बार बार रोक रही है। तो इस केस में उन्होंने बच्चों यहाँ पे क्या कहा कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन अगर अराइज होती है, तो उस केस में पार्टी टू के पास क्या ऑप्शन रहेगा, डेट्स कॉल्ड द वॉइडेबल, वो चाहे तो उसे डैमेज ले सकता है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करेगा। तो दैट इज अवॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। दिस इज योर सेक्शन नंबर 53, दिस इज योर पॉइंट यहाँ पे। तो मैं चाहता हूँ इसको साथ साथ नोट्स में से पढ़ते हुए चले, जिससे आपको ये याद रहेगा कि क्या क्या चीज़ यहाँ पे बताई गई है। तो दैट्स मुझे यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट देखो 51 क्या बताया गया यहाँ पर, प्रोमिसर नॉट बाउंड अनलेस रेसिप्रोकल प्रोमिस रेडी टू एंड विलिंग टू परफॉर्म। तो सिंपल होता है यहाँ पे कि जब तक प्रोमिस ही एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होगा, तब तक हम नहीं कर सकते हैं। क्लियर। सेकंड नीचे यहाँ पे क्या बताया गया था, ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस। तो ऑर्डर परफॉर्मेंस क्या बताया यहाँ पे कि या तो एक्सप्रेसली फिक्स कर दो बाय द कॉन्ट्रैक्ट, इफ नॉट एक्सप्रेसली फिक्स्ड, अगर कॉन्ट्रैक्ट में आपने एक्सप्रेसली फिक्स नहीं किया गया, तो देन ये किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन डिपेंड करेगा कि मार्केट में उस ट्रांजेक्शन को कैसे फॉलो किया जाता है, वो यहाँ पर बता दिया गया यहाँ पे। 53 तो यहाँ पे क्या बताया गया कि लायबिलिटी ऑफ द प्रिवेंटिंग पार्टी जो रोक रही है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, तो कुछ सिंपल थिंग, अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी को काम करने से अगर रोकती है, प्रिवेंट द अदर फ्रॉम द परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस, तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ पार्टी प्रिवेंटेड। यहाँ पे जिसको रोका गया है उसके लिए होगा, और वो क्या कर सकता है वहाँ पे, उससे कॉम्पनसेशन वहाँ पर रिकवर कर सकता है, जो भी उसको कॉम्पनसेशन वहाँ पे लग रही है। ठीक है। अब जो 54 भी ना आपको कुछ वैसे लगेगा, ध्यान सुने इसमें परफॉर्म यहाँ पे क्या लिखा गया, अगर एक पर्सन की परफॉर्मेंस किसी दूसरे पर्सन की परफॉर्मेंस पे डिपेंड है, ध्यान सुना पॉइंट, अगर मेरी परफॉर्मेंस किसी दूसरी चीज पे डिपेंड करती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चे यहाँ पे, अगर मैं आपको कहता हूँ कि भी मैं अपनी ना बुक आपको दूंगा और बुक में ही आपको पढ़ना है, अब सेम थिंग आपकी परफॉर्मेंस, आपको जो पढ़ना है, आपकी परफॉर्मेंस किस पे डिपेंड होगी, मेरे बुक देने पर। मैंने आपको बुक ही नहीं दी, तो क्या उस केस में आपको कोई फीस देने की रिक्वायरमेंट है, तो मतलब मैं आपसे फीस तो मांग रहा हूँ बट मैंने आपको बुक नहीं दी, और साथ में क्या कह रहा हूँ कि भाई आपने परफॉर्म नहीं किया, मुझे कोई मतलब नहीं है बट आपको फीस पे करनी पड़ेगी। तो दैट्स वन बच्चा, दोनों डिफरेंस क्या देखो, 53 बोलता था कि भाई एक पार्टी रोक रही है, काम नहीं करोगे। 54 क्या बोलता है कि भाई आपकी परफॉर्मेंस मेरी परफॉर्मेंस से डिपेंड हो गई है, जब तक मैं परफॉर्म नहीं करूंगा आप परफॉर्म कर ही नहीं सकते उसमें, है ना। तो बच्चे यहाँ पे देखो इसमें इन्होंने क्या कहा 54 में कि वन ऑफ देम कैन नॉट परफॉर्म एंड परफॉर्मेंस कैन नॉट बी क्लेम, कब तक, जब तक कि अदर हैज बीन परफॉर्म। तो उस केस में याद रखना बच्चे यहाँ पे, तो प्रोमिसर ये क्लेम नहीं कर सकता है कि दूसरी पार्टी परफॉर्म नहीं कर रही है। ओके, तो कैन नॉट क्लेम द परफॉर्मेंस बट मस्ट मेक द कॉम्पनसेशन टू द अदर पार्टी, कि भाई आप मुझे अमाउंट नहीं दे रहे हो, आप ये चीज़ मुझे नहीं दे रहे हो, तो मुझे आपसे कॉम्पनसेशन वहाँ पर चाहिए।
तो वहाँ पर आप कॉम्पनसेशन तो रिकवर कर सकते हो। दैट्स योर पॉइंट बच्चों, जो यहाँ पर बताया गया है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे तो दिस इज योर पॉइंट, तो लिख लेते हैं इसको। 54 क्या बोलता है? तो सेक्शन 54 कहता है कि परफॉर्मेंस ऑफ वन पार्टी डिपेंड्स ऑन परफॉर्मेंस ऑफ अदर पार्टी। परफॉर्मेंस ऑफ अदर पार्टी, ठीक है यहाँ पे। तो दैट्स योर सेक्शन नंबर 54 बच्चों, जो यहाँ पे बताया गया। ठीक है बच्चों, यहाँ पे अब बच्चों इसके बाद नेक्स्ट वन यहाँ पे आपका आता है, दैट्स कॉल्ड सेक्शन नंबर 55। ठीक है जी। अब बच्चों जो सेक्शन 55 है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से आपको करना है। और ये बच्चों कहीं ना कहीं टाइम के ऊपर बोलता है। तो याद होगा अभी हमने टाइम का किया था, बट इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंट पॉइंट यहाँ पे आता है। तो जो टाइम दे दिया गया है, तो टाइम हम यहाँ पे चेक करें इसेंशियल। इसेंशियल, मान लो कोई ये मार्केट से गुड्स ले रहे थे, सेलर ने आपसे कहा जी गुड्स ना आपको 4 दिन के बाद मिल जाएगा। आपके माइंड में था कि कोई बात नहीं, 5 दिन भी हो गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब टाइम तो दे दिया गया है, 4 दिन बता दिया गया है, लेकिन 4 दिन में पूरा होगा नहीं होगा। ठीक है, हो सकता है कि भी आपको जरूरी हो सकता है कि आपको जरूरी ना हो। मतलब अगर 4 के अगर 5 या 6 दिन भी हो गए तो आपको हो सकता है कोई फर्क ना पड़े। या फिर आपको लगता है कि नहीं नहीं सर, ये टाइम बहुत जरूरी है, 4 दिन के अंदर अंदर मुझे मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर उसको वर्ड हम चेक करेंगे कि जो टाइम परफॉर्मेंस के लिए दिया गया है वो इसेंशियल वहां पर है या नहीं है। अगर बच्चों वहां पर टाइम इसेंशियल, तो दो चीज यहाँ पर ले लेते हैं कि या तो वहां पर टाइम इसेंशियल है या फिर वहां पर टाइम इसेंशियल नहीं है। तो बच्चों याद रखना, अगर वहां पर टाइम इसेंशियल है तो नाउ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। अगर पार्टी ने परफॉर्म नहीं किया उस टाइम पे, तो नाउ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी। कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी। तो बच्चों एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी का मतलब क्या हुआ, ध्यान सुना पॉइंट यहाँ पर। एग्रीड पार्टी का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि भाई जिस पार्टी को परफॉर्म करके देना था, उसने अगर परफॉर्म नहीं किया, तो जो दूसरी पार्टी है उसकी मर्जी है, तो उसको टाइम एक्सटेंड करके दे सकता है या फिर वहाँ पे डैमेज ले सकता है। ठीक है, और बच्चों इस केस में याद रखना, ये तो पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे बता दिया गया इसके अंदर कि क्या होगा। पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे क्या बताया गया, इफ पर्सन एक्सटेंड टाइम एंड अदर पार्टी डज नॉट परफॉर्म विद इन एक्सटेंडेड टाइम ऑल्सो। मान लो उसको बच्चों ये 3 दिन में काम करना था, मैंने उसको, उसने 3 दिन में नहीं किया, मैंने उसको 2 दिन और अलाउड कर दिया, उसने उस 2 दिन में भी काम नहीं किया, तो गलत कर दिया ना। तो बच्चे यहाँ पे देखो एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट बताया गया, अगर ऐसा होगा ना तो उस पर्सन से डैमेज रिकवर नहीं हो सकता। डैमेजेस कैन नॉट बी रिकवर्ड। ये तो गलत बात है भाई, कि भाई आप यहाँ पर एक्सटेंडेड टाइम में भी करके नहीं दे रहे हो और उसके बाद वजूद कह रहे हैं कि भाई आप उसको डैमेज नहीं ले सकते। कब तक नहीं ले सकते, अनलेस पार्टी गिव नोटिस ऑफ हिज इंटेंशन, ऑफ हिज इंटेंशन टू क्लेम डैमेजेस। कि अगर उसको जब तक इंटेंशन नहीं दी जाएगी तो वहां पर उससे अमाउंट रिकवर नहीं। तो याद रखना बच्चों, यहाँ पे अगर टाइम इसेंशियल होता है तो पार्टी वहां पे क्या कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट इज द वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी। सेकंड पॉइंट क्या पे क्या बताइए बच्चों, यहाँ पे अगर वो पर्सन एक्सटेंड कर देते हैं टाइम एंड द अदर पार्टी डज नॉट कंप्लीट। ठीक है, अदर पार्टी डज नॉट परफॉर्म आएगा वर्ड ये बच्चों, does not perform within the extended time, तो then damages can be, सॉरी कैन नॉट बी रिकवर्ड, कि जब तक उस पार्टी को नोटिस ना दिया गया हो। किस चीज का नोटिस, कि भाई अगर आपने अब भी काम पूरा नहीं किया तो मैं आपसे डैमेजेस रिकवर करूंगा, तो ऐसा वहां पे बताना उसको पड़ेगा बच्चों। तो दैट्स योर पॉइंट जो यहाँ पे बताया गया। ठीक है बच्चों, यहाँ पे लेकिन बच्चों अगर मान लो आपको टाइम तो दे दिया गया था 4 दिन, लेकिन आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, हो सकता है 5 दिन हो जाते, 6 दिन हो जाते, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। ठीक है, तो उस केस में बच्चों वहां पे याद रखना,
अगर वो 4 दिन में आपने टाइम दिया गया था और उसने परफॉर्म नहीं किया, तो कॉन्ट्रैक्ट को आप कैंसिल नहीं कर सकते। ठीक है, तो मतलब दैट इज कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल। कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल एट ऑप्शन ऑफ पार्टी, बट अगर आपको लगता है कि भी मेरा कोई लॉस हुआ है, हाँ, वो जरूर रिकवर कर सकते हैं। क्लेम डैमेजेस इफ एनी। दिस इज योर, बच्चों यहाँ पर ये कौन सा सेक्शन था आपका, सेक्शन नंबर 55। ठीक है, तो जहां पर आप डिसाइड करोगे कि टाइम इसेंशियल है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग वहां पे इसका आंसर हम आएगा। ठीक है, तो दिस इज योर पॉइंट बच्चों यहाँ पर जो बताया गया। इजी था बच्चों यहाँ पर। ठीक है, तो चलो आप एक बार इसको नोट्स में से पढ़ते हैं, नोट्स में यहाँ पे क्या लिखा गया है। ठीक है, तो हेडिंग पढ़ो, यहाँ पे क्या लिया गया, इफेक्ट ऑफ द फेलियर टू परफॉर्म एट द टाइम फिक्स्ड इन ए कॉन्ट्रैक्ट इन विच टाइम इज इसेंशियल, कि जहाँ पर वो टाइम इसेंशियल है उसके रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे तो देखो यहाँ पे क्या बताया गया कि वेयर ए पार्टी प्रोमिस टू डू सर्टेन थिंग एंड फेल्स टू डे बिफोर द स्पेसिफाइड टाइम, तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या बन जाएगा, वॉइडेबल। ये कौन सा पॉइंट आ गया बच्चों यहाँ पे, दैट इज टाइम इज इसेंशियल। ठीक है जी, यहाँ पे एंड देखो आगे क्या लिखा गया, अगर उस टाइम भी अगर वाज नॉट इंटेंशन ऑफ द पार्टी टाइम शुड बी इसेंस, पार्टी की इंटेंशन नहीं थी, तो कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट बिकम वॉइडेबल। तो ये कौन सा पॉइंट आ गया बच्चों यहाँ पे, नॉट इसेंशियल, जो यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, और सेम थिंग बच्चों यहाँ पे वॉइडेबल होने के बावजूद आपने काम नहीं किया, तो प्रोमिस ही कैन नॉट क्लेम द कॉम्पनसेशन फॉर एनी लॉस ओकेजन बाय द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ प्रोमिस एट द टाइम एग्रीड अनलेस एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस ही गिव नोटिस टू द प्रोमिसर ऑफ हिज इंटेंशन टू डू सो, कि जब तक वो अपनी इंटेंशन शो नहीं करेगा तब तक वहां पे चीज वैलिड नहीं। अब बच्चों यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट आएंगे, अगर वो बच्चों कोई एग्रीमेंट पढ़ चुके ना, अगर वो एग्रीमेंट स्टार्टिंग से अगर इम्पॉसिबल है तो अपने आप में क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, उसको तो परफॉर्म करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप सब जानते हो। बाद में होता है तो उस केस में क्या होगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। दो वर्ड पढ़े हुए ना अपने, एक वॉइड एग्रीमेंट वर्ड पढ़ा था, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था, तो वो कहाँ का टॉपिक था, सेक्शन 56 आपका टॉपिक था बच्चों, कर चुके हैं। मेन आता है बच्चों 57, और 57 देखो यहाँ पे वर्ड क्या लिया गया, अगर कोई काम कर रहे हो आप जो पार्टली लीगल है पार्टली इलीगल है, तो उस केस में क्या होगा। तो देखो यहाँ पे क्या बताएगा यहाँ पे, हम चेक करेंगे कि इसमें क्या होगा, तो जो फर्स्ट सेट जो लीगल वाला था वो तो क्या हो जाएगा, वैलिड, लेकिन जो सेकंड सेट होगा वो क्या हो जाएगा, वाइड। अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आप करते हो जिसमें पार्टली लीगल है पार्टली लीगल है, तो पार्टली वाला जो पोर्शन है वो वैलिड हो जाएगा, दूसरा पोर्शन क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। सेम थिंग बच्चों, कोई ऑल्टरनेट ब्रांच किया गया तो सेम थिंग, जो लीगल ब्रांच है वो वैलिड हो जाएगी, बाकी जो इलीगल है वो इनवैलिड हो जाएगी। ठीक है, तो इसके साथ बच्चों ने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, आप इसके एग्जाम्पल को ध्यान से पढ़ना, आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर बता रखी है बच्चों यहाँ पे। तो दैट्स योर बच्चों यहाँ पर, ये कौन सा टॉपिक था आपका, रेसिप्रोकल प्रॉमिस। बच्चों यहाँ पे दिस इज कॉल्ड द रेसिप्रोकल प्रॉमिस। यहाँ पे बच्चों हमने ये वाला टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया है। कौन सी यूनिट थी बच्चों यहाँ पे जो मैंने आपको बताई थी, यूनिट 5 करके मैंने आपको इसको लिखवाया था, कि जिसमें आपको सेक्शन नंबर 51 से लेकर 58 आपको डिफाइन किया गया था। ठीक है, अब बच्चों इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट यहाँ पर आता है, ठीक है, अभी लास्ट टाइम जनवरी 21 में भी उसके ऊपर एक क्वेश्चन यहाँ पर आया था, बहुत इजी टॉपिक है, बस ध्यान से देखते रहना उसमें क्या क्या चीज़ आपको बता रखी है। उस टॉपिक को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूनिट 6। बच्चों यूनिट 6 में आपका क्या आता है, दैट्स कॉल्ड द एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। एप्रोप्रिएशन ऑफ द पेमेंट। अब जो ये एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट होता क्या है, ध्यान सुनना पॉइंट। दो पार्टी में यहाँ पे ले रहा हूँ, एक क्रेडिटर है जी, एक डेटर है, और इस क्रेडिटर ने डेटर को ना बहुत सारा लोन दिया हुआ है, सेवरल डेप्स, वहाँ पे बहुत सारे डेप्स वहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले दिया गया था जी 1 लाख रुपए का लोन, सेकंड में 3 लाख रुपीज़ का लोन दिया गया था, 5 लाख रुपए का लोन दिया गया था, 4 लाख रुपए का लोन दिया गया था, और 7 लाख रुपीज़ का लोन वहाँ पे दिया गया था। ठीक है बच्चों, यहाँ पे अब जो इस डेटर ने बहुत सारा लोन वहाँ पे लिया हुआ था, इसका स्टेटस बताता हूँ। ये जो 1 लाख रुपीज़ का डेप्ट है ये टाइम बार्ड हो चुका है, आपने पढ़ा था ये कि टाइम के अकॉर्डिंग एक्सपायर हो चुका है। इसमें बच्चों ये जो नेक्स्ट वन में ले रहा हूँ, ये प्रॉपर आज भी आपके वैलिड चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये जो 7 लाख रुपीज़ है ये डिस्प्यूट में है।
डेटर कहता है जी मुझे तुमसे कोई 7 लाख रुपए नहीं लिए थे, क्रेडिटर क्या कहता है तुमने लिए थे, तो ये केस कहाँ पर गया हुआ है, कोर्ट में गया हुआ है, तो अभी तक उसका कोई डिसीजन नहीं आया है। तो ये मैंने इसकी पूरी स्टोरी आपको बता दी। अब जो डेटर क्या करता है, डेटर बाकी तो अमाउंट देना है ना उसको, तो डेटर उसको 2,50,000 रुपीज पे करता है और कहता है जी एडजस्ट कर लेना। अब बच्चों 2,50,000 रुपये में तो पूरा अमाउंट एडजस्ट तो होता नहीं है। तो अब यहाँ पे बच्चों एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या, ध्यान सुना, कि जितना अमाउंट उसको दिया गया है, तो ये जो 2,50,000 रुपये है, ये कहाँ से आप कौन सी ट्रांजेक्शन को आप करोगे, कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स को यहाँ पर आप एडजस्ट करोगे, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, दिस इज कॉल्ड द एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। मुझे इनमें से कौन कौन सी ट्रांजेक्शन को एडजस्ट यहाँ पर करना है। तो बच्चों यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्जी से कुछ भी एडजस्ट कर देंगे, तो इसके लिए प्रॉपर वे से यहाँ पर रूल्स बताए गए हैं कि आपको रूल प्रॉपर वे से आपको फॉलो करने हैं। तो जिसमें बच्चों पॉइंट नंबर 1, रूल नंबर 1 जो आपको यहाँ पे फॉलो करना है, जब डेटर ने 2,50,000 रुपये पे किए और उसी टाइम पे उसने इंटेंशन बता दी थी कि किस तरीके से आपको पे करना है, तो मतलब एक्सप्रेसली प्रोवाइड बाय डेटर, डेटर ने साफ साफ बता दिया था कि ये 2,50,000 रुपये कहाँ कहाँ से कैसे कैसे एडजस्ट करने हैं। तो बच्चों अगर वो साफ साफ बता दिया गया था, फिर तो क्या बोलेंगे कि क्रेडिटर हैज टू अप्रोप्रिएट, क्रेडिटर की मर्जी नहीं हो चलेगी। अब जैसा डेटर ने कहा था क्रेडिटर को वैसा ही करना पड़ेगा, इट्स कंपल्सरी, दैट्स वन क्रेडिटर हैज टू अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंगली, उसी के अकॉर्डिंग क्रेडिटर उसको अप्रोप्रिएट करेगा। दैट्स योर पॉइंट नंबर 1। अब बच्चों अगर मान लो ये नहीं होता तो फिर स्टेप नंबर 2 पे आ जाएंगे। बच्चों पॉइंट नंबर 2 ही यहाँ पे किस चीज का आता है, इफ नॉट एक्सप्रेसली प्रोवाइड, अगर ये एक्सप्रेसली प्रोवाइड नहीं किया गया तो क्या होगा। तो बच्चों वहां पे हम चेक करेंगे कि क्या कोई इम्प्लाइड इंटेंशन ऑफ द डेटर थी या नहीं थी। बच्चों इम्प्लाइड का मतलब क्या, ध्यान सुनना, कि जो उसने वो 2,50,000 रुपीज पे किया है, क्या वो किसी एक सिंगल ट्रांजेक्शन से, सबके साथ नहीं बच्चों यहाँ पे, क्या वो किसी एक सिंगल ट्रांजेक्शन से मैच करता है। तो देखो यहाँ पर तो ये किसी से मैच नहीं करता, वो है ही नहीं यहाँ पर कोई इसका मतलब यहाँ पे अल्टीमेटली क्या मानेंगे कि कोई इम्प्लाइड भी नहीं है। अगर वो मैच कर जाएगा तो फिर तो वही ट्रांजेक्शन वहाँ पे हम लेके चलेंगे कि उसी को एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वन पॉइंट यहाँ पे, अगर डाटा ने साफ साफ बता दिया कि कौन कौन सी ट्रांजेक्शन लेनी है, फिर तो वही लेंगे। अगर डाटा ने नहीं बताया तो फिर इम्प्लाइड चेक करेंगे, इम्प्लाइड है या नहीं है। अगर मान लो कोई भी नहीं है तो फिर तीसरे पॉइंट पे यहाँ पर आएंगे बच्चों यहाँ पे, और तीसरा पॉइंट आता है कि क्रेडिटर अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है। अब अप्रोप्रिएशन बाय क्रेडिटर, कोई भी अमाउंट से लिया जा सकता है। ठीक है, तो क्रेडिटर कैन अप्रोप्रिएट ऑन इट्स ऑन डिस्क्रिएशन, वो अपनी मर्जी से कोई भी अमाउंट वहाँ पे ले सकता है ऑन इट्स ऑन डिस्क्रिप्शन। और बच्चों उसके ऑब्वियस से याद रखना, जब यहाँ पे लेगा ना तो इवन जो टाइम बार्ड हो गया ना उसको यहाँ पे अलाउड कर दिया गया है। क्रेडिटर अगर अप्रोप्रिएट टाइम बार्ड डेप्ट को भी करना चाहते तो कर सकता है, बट याद रखना बच्चों यहाँ पे डिस्प्यूटेड क्लेम को कुछ नहीं कर पाएगा, एक्सक्लूडिंग डिस्प्यूटेड क्लेम। दैट्स पॉइंट बच्चों यहाँ पे जहाँ पे अप्रोप्रिएट बाय क्रेडिटर किया। तो फर्स्ट पॉइंट बच्चों यहाँ पे सबसे पहले डेटर करेगा। नंबर 2, अगर डेटर ने कोई एक्सप्रेसली नहीं बताया तो इम्प्लाइडली किया जाएगा। तीसरा पॉइंट के लिए आगे बच्चों यहाँ पर अप्रोप्रिएट बाय द क्रेडिटर, इसमें कैसे वहाँ पे किया जाएगा। ठीक है बच्चों यहाँ पे। अब पॉइंट नंबर 4 बच्चों यहाँ पे आता है, अगर क्रेडिटर भी कहता है नहीं यार ये गलत हो जाएगा, मैं अपनी तरफ से नहीं करूंगा, ठीक है, तो उस केस में बच्चों यहाँ पे क्या कहा गया, तो देन फिर अप्रोप्रिएट किसके थ्रू किया जाएगा, बाय लॉ। तो फोर्थ स्टेप क्या बनेगा बच्चों यहाँ पे, दैट इज अप्रोप्रिएशन बाय लॉ। जब इसकी पेमेंट कैसे की जाएगी। और बच्चों अप्रोप्रिएशन बाय लॉ में यहाँ पे क्या बताया गया कि अब यहाँ पे ना हम देखेंगे डेट ऑफ ऑर्डर, मतलब वो लोन लिया कब गया था, और जो लोन पहले लिया गया था पहले उसकी पेमेंट वहाँ पे करवाई जाएगी। तो वहाँ पर उसी ऑर्डर की सीरीज में चलेंगे, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्लियर। और उस केस में बच्चों यहाँ पे सेम थिंग, इंक्लूडिंग टाइम बार डेप्ट वहाँ पे देखिएगा अप्रोप्रिएशन ऑफ लॉ में भी, बट एक्सक्लूडिंग डिस्प्यूटेड क्लेम।
इंक्लूडिंग डिस्प्यूटेड, दैट्स योर पॉइंट बच्चों यहाँ पर, दैट्स एप्रोप्रिएशन बाय लॉ। एग्जाम में जब बच्चों ये एप्रोप्रिएशन आएगा ना, तो ये 4 पॉइंट आपको यहाँ पे लिख के आने पड़ेंगे प्रॉपर वे से। नंबर 1 एप्रोप्रिएशन बाय debtor, number 2 implied intention of the debtor, number 3 appropriation by the creditor, and number 4 appropriation by law। तो ये वाला पॉइंट बच्चों यहाँ पे आपको दिया गया है जो आपको प्रोपरेशन फॉलो कीजिए बच्चों यहाँ पर। तो दिस इज योर टॉपिक जो यहाँ पर दिया गया था कि एप्रोप्रिएशन क्या होता है। पढ़ो बच्चों यहाँ पे। तो फर्स्ट वन ये डेटर का पॉइंट ले लिया गया 51 9 आप पढ़ोगे। ये क्रेडिटर का पॉइंट ले लिया गया है। एंड लास्ट पॉइंट किसका लिया गया कि जहाँ पर वो ऑर्डर ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग चलेगा कि जो वहाँ पर जिसके अकॉर्डिंग दिया गया है। ठीक है। और बच्चों अगर कोई मान लो एक ही दिन में 2 अमाउंट दिए गए हैं इक्वल स्टैंडिंग पर है, ठीक है, तो फिर वो प्रोपोर्शनेटली कर लेंगे कि दोनों के दोनों अकाउंट में थोड़ा थोड़ा कर लेंगे। दैट्स योर पॉइंट बच्चों यहाँ पर जो दिया गया है, दैट्स कॉल्ड द एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। एंड बच्चों इसके बाद लास्ट टॉपिक जिसके अंदर दिया गया दैट्स कॉल्ड द असाइनमेंट सक्सेशन। बच्चों सक्सेशन क्या होता है कि जब एक पर्सन की डेथ हो जाती है ना, तो उसकी सारे एसेट्स सारी लायबिलिटी किसको मिलती है, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिलती है। और असाइनमेंट क्या होता है कि जब हम किसी को अपना राइट ट्रांसफर करते हैं, ओनली राइट, याद रखना वर्ड ओनली राइट। सक्सेशन में दोनों चीजें राइट एंड लायबिलिटी। एक पर्सन अपनी मर्जी से जब ओनली राइट ट्रांसफर करता है उसको क्या बोलते हैं, असाइनमेंट। ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा गया, ट्रांसफर ऑफ राइट्स एंड लायबिलिटीज किसकी, डिसीज पर्सन की किसको दी जाती है, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, इज कॉल्ड द सक्सेशन। जबकि इसमें क्या होता है, सिर्फ राइट दिया जाएगा बाय द पर्सन टू द अनदर पर्सन। तो याद रखना सक्सेशन सिर्फ कब होगा, ऑन द डेथ ऑफ द पर्सन होगा, लेकिन ये कब होगा, ड्यूरिंग द लाइफ होगा। सक्सेशन बाय ऑपरेशन होता है मतलब वॉलेंट्री नहीं कर रहा था वो, ऑटोमेटिकली किसको मिल जाएगी, उसके वारिस को मिल जाएगी। लेकिन असाइनमेंट प्रॉपर एक वॉलेंट्री है, एक पर्सन ड्यूरिंग द लाइफ किसी को भी अपना राइट ट्रांसफर कर सकता है, वो उन्होंने साफ साफ में बता दिया। ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या दिया गया, सक्सेशन में कोई रिटन डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट असाइनमेंट हमेशा किस में होगा, एक प्रॉपर डीड बनेगी, प्रॉपर एक एग्रीमेंट बनेगा, रिटर्न में लिखा जाएगा, तो ये राइट वहां पर उसको दिया जाएगा। दैट्स योर पॉइंट बच्चों जो यहाँ पर बताया गया है। ओके। एंड सिंपल थिंग बच्चों यहाँ पे दोनों चीज़ यहाँ पे ट्रांसफर की जाएगी, ऑल द राइट्स एंड ड्यूटीज, जबकि यहाँ पे सिर्फ क्या दिया जाएगा, ओनली राइट्स कैन बी असाइन। और क्या होगा बच्चों यहाँ पे, कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं है सक्सेशन के लिए, बट यहाँ पे असाइनमेंट का नोटिस जाना जरूरी है क्रेडिटर को कि भाई हमने अपना राइट इसको असाइन कर दिया है। सक्सेशन में बच्चों लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कोई भी अमाउंट पे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन असाइनमेंट में जिसको राइट ट्रांसफर किया जा रहा है उससे एक अमाउंट वहां पर रिकवर किया जाएगा। दैट्स योर पॉइंट बच्चों जो यहाँ पे बताया गया। ठीक है बच्चों यहाँ पे। तो दिस इज योर चैप्टर बच्चों यहाँ पर जो मैंने आपको रिवाइज करवाया है। ठीक है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो आपको ये बहुत अच्छे से करना है। ठीक है। और दिस इज ए चैप्टर, यहाँ पर बच्चों हमारे चैप्टर नंबर 8 जो हमने रिवाइज किया है ये पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है। तो बहुत अच्छे से करना है बच्चों। यहाँ पे कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ओके बच्चों, बाय बाय।